इसीलिए फिल्म की शुरुआत में ही गहरा पानी दिखाई देता है। समुद्र की सतह उससे नीचे आने वाली लगातार लहरों के परिणाम स्वरूप भर जाती है। इसके अतिरिक्त दरारों से नीली रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। इस समुद्र का आनंद एक जोड़े ने भी उठाया। समुद्र के बीच में लड़के ने अपनी प्रेमिका को आश्चर्यचकित कर दिया था। जब उसने उससे शादी के लिए पूछा तो वह बहुत खुश हुई। खुशी में उसने अपने मंगेतर को गले लगा लिया, लेकिन वह युवक अचानक आंखों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लड़की का शरीर समुद्र में बह रहा है और वह घबरा रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, लड़की पर भी पीछे से एक अजीब प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। किसी भी स्थिति में हम एक नाव पर 3 व्यक्तियों को देखते हैं। उनकी गलती के कारण उनकी नाव में आग लग गई। वे यहाँ मछली पकड़ने आए थे। जब एक अन्य नाव ने दूर से उन्हें संकट में देखा तो वह उनकी सहायता के लिए दौड़ी। इसके अतिरिक्त शिकारी अपनी नाव में लगी आग को बुझाने में भी कामयाब हो गया था। नाव पर सवार यात्री ही इस सब का कारण थे। एक व्यक्ति शराब पी रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति नाव पर पटाखे लेकर जा रहा था। जब शिकारी मना करता है तो वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। शिकारी यहाँ पर्यवेक्षक था, इसलिए उसने अपनी नाव पर कई अतिरिक्त पटाखे रख लिए थे। कट के बाद हम परिदृश्य के विपरीत दिशा में एक आदमी को दूरबीन का उपयोग करते हुए दूरी पर एक छोटे से पहाड़ से पानी के केंद्र में चमकती नीली रोशनी को देखने के लिए देखते हैं। इसके अतिरिक्त शिकारी और उसकी कंपनी को समुद्र की नीली चमक के पास शिकार करते समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये सभी लोग मुसीबत में पड़ने के बाद बहुत खुश थे और उस वस्तु को ऊपर खींचने के लिए उन्हें बहुत अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा। यह स्पष्ट था कि वहाँ नीचे कुछ बहुत बड़ी चीज थी। इन लोगों ने जैसे ही उस वस्तु को अपनी नाव में रखा तो उन्हें नाव के बाहर एक मृत शरीर मिला और उनका पूरा मुंह नीला था। मेरे बहनोई को लगता है कि उनके समूह में यह वास्तव में अजीब बात है और वह इस बात की जांच करने के लिए अपना कैमरा पानी के नीचे भेजता है और पता लगाता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। इसके अतिरिक्त वह समुद्र की तलहटी से एक नीली रोशनी निकलती हुई देखता है और यह सामान्य से कुछ भी नहीं था। शिकारी तुरंत अपने दुर्भाग्यपूर्ण अधिकारियों को इसकी सूचना देता है। ये लोग अब एक बार फिर समुद्र की ओर देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने समुद्र में हर जगह नीली रोशनी देखी। जब इन लोगों को यह सब पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनकी नाव में तो शव भी नहीं था। जेड हर जगह उस व्यक्ति को खोजता है। अचानक उसी व्यक्ति द्वारा पीछे से उस पर हमला किया जाता है। पता चला कि वह ज़ॉम्बी में बदल गया था, जिसने अब जेड का कंधा काटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। रे यह सब यहीं देखता है। इससे पहले रे पर भी रिचर्ड ने हमला किया था। हंटर पीछे से चाकू लेकर आता है और ज़ॉम्बी के शरीर पर वार करता है। हालांकि कुछ ही मिनटों में यह ज़ॉम्बी हमले से उबर गया था। हंटर उन दोनों पर हमला करने की भी योजना बना रहा था। वे खुद को बचाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं और किसी तरह उस ज़ॉम्बी को समुद्र में फेंककर उससे छुटकारा पाओ। जेड को चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। रे यह कहकर रुक जाता है। हंटर और उसका दूसरा दोस्त अब एक बार फिर समुद्र में निकल पड़ते हैं उस नीली रोशनी को देखने के लिए। एक बार फिर वे अपने कैमरे समुद्र की गहराई में भेजते हैं। इस बार उन्हें समुद्र तल में बहुत सारे छेद भी दिखाई दिए। यह उस नीली चमक का स्रोत था। कैमरा थोड़ा आगे बढ़ता है। इस प्रकार उन्होंने वहाँ मानव जैसा एक प्राणी तैरता हुआ देखा। हंटर अपने दोस्त को बताता है इसमें ज़ॉम्बी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी समुद्र से एक ज़ॉम्बी निकल कर आया था। उन पर किसने हमला किया था, यह सब बातें दूसरे व्यक्ति के लिए अस्पष्ट थीं। फिर वह जोर से हंसने लगा। समुद्र में ज़ॉम्बी कहाँ हो सकते हैं? वह अब हंस रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में लाशें उनकी नाव की ओर आ रही हैं। यह सब देखकर उस व्यक्ति को भी हंटर पर संदेह हुआ। यह असुरक्षित था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। हंटर तुरंत अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे पुलिस से संपर्क करने को कहा और पानी के आसपास के पूरे क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि इस स्थान पर भयंकर सुनामी आने वाली है। उनका दावा है कि यही वह समय है जब सुनामी सायरन बजने लगते हैं। यह इस क्षेत्र को छोड़ने की चेतावनी थी, लेकिन ये मूर्ख लोग वहाँ से जाने के बजाय वहाँ डटे रहते हैं। उन्होंने अपनी नजर समुद्र के दूसरी ओर घुमा ली, जहाँ पानी बहुत तेज गति से पीछे की ओर बह रहा था। हंटर और उसका दोस्त जल्दी से किनारे की ओर लौट रहे थे, स्थानीय जनता की सहायता के लिए। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि पीछे से एक विशाल तूफानी लहर आ रही है और उस लहर में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। हंटर की नाव गति पकड़ती है। वह अपनी नाव को जितनी तेजी से चला सकता था चला रहा था। हालांकि वह लहर उनकी तुलना में कई गुना अधिक गति से चल रही थी। अंततः उनकी नाव उस लहर से टकरा जाती है। साथ ही लाश के खिलाफ खुद का बचाव भी करना है। उन्हें चैम्बर में छिपना होगा और अपने नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलना होगा। ज़ॉम्बी सुनामी ने एक ही सेकंड में पूरे क्षेत्र को मिटा दिया। यहाँ खड़े लोगों पर ज़ॉम्बी पागलों की तरह हमला कर रहे थे। हंटर और उसके साथी की नाव भी इस सुनामी के साथ तट पर पहुँचती है। इसके अतिरिक्त वे इन मरे हुए लोगों से बचते हुए भागने का प्रयास करते हैं। शिकार को सूचित किया जाता है कि अस्पताल में इस स्थान को तेजी से खाली कराया जा रहा है। कई कर्मचारी चले गए थे। परिणाम स्वरूप जेड की जांच करने के लिए वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। समुद्र तट पर केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे, जिसे जेड और उसका
दोस्त आगे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके तुरंत बाद लाशें भी आ गईं। उन पर हमला होता है और वे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस प्रकार ज़ॉम्बी गिरोह और भी बड़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त खुद को बचाने के लिए वे अपनी पिस्तौल और चाकुओं का उपयोग करके कई लाशों की हत्या करते हैं। हालांकि इन लाशों की संख्या कम नहीं होने वाली थी। इन ज़ॉम्बीज़ ने कई मनुष्यों को भी मार डाला, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें छोड़ दिया गया था। यहाँ हंटर एक नाव का इंजन शुरू करता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है। इसी समय वह बड़ी संख्या में लाशों को मारता है। इस प्रकार बचे हुए लोगों को भागने का अवसर मिल गया। सैम, हंटर की बेटी, को दृश्य के बाद हमारे सामने पेश किया जाता है। वह और उसके दोस्त अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन इस क्लब की इमारत पर भी ज़ॉम्बीज़ ने आक्रमण कर दिया था। ये लोग पूरी तरह से भयभीत थे। सैम हंटर को फोन करता है, हालांकि कोई भी उनका फोन नहीं उठा सका क्योंकि सभी लोग व्यस्त थे। हंटर और उसका दोस्त यहाँ हैं। जब वे समझ जाते हैं कि इन ज़ॉम्बीज़ को मारने से कुछ नहीं बदलेगा, वे उनसे दूर जाने में असमर्थ हैं। इस प्रकार वे इस स्थान से भागने का निर्णय लेते हैं और तुरंत कार में जाकर बैठ जाओ। हालांकि वे जाते ही जोर से चीख पड़े क्योंकि कोई पहले से ही उनके पीछे था। फिर भी चिंता मत करो, वे ज़ॉम्बी नहीं हैं, ये लोग हैं। इस अस्पताल में कुछ क्षण के लिए जेड को होश आ गया। उसके बाद वह चल बसी। रे यह देखकर परेशान हो गई। फिर भी जेड ने अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली। वह भी ज़ॉम्बी में बदल गई और रे यह देखकर डर गया। इससे पहले कि रे वहाँ से निकल पाता, जेड उस पर हमला करता है। हालांकि अचानक एक डॉक्टर कमरे में प्रवेश करता है। इसके बाद जेड रे को छोड़ देती है और उसे काट लेती है। जेड के पास भी यह स्थान छोड़ने का अवसर है। अंततः हंटर की पत्नी एने केंजी अस्पताल जाती है। वह भयभीत थी। जेड ने अपनी मेडिकल टीम के प्रत्येक सदस्य पर हमला किया और उन्हें ज़ॉम्बीज़ जैसा बना दिया। इससे पहले कि वह केंजी पर भी हमला करती है, केंजी घटना स्थल से भाग जाती है। अचानक कोई आगे आता है। वह उसे पकड़ लेता है और घसीटकर एक कमरे के अंदर ले जाता है। वह रे था। वह पहले भी इन मरे हुओं से भाग रही थी। अब यहाँ ज़ॉम्बी जमा होते हैं और इस दरवाजे को तोड़कर घुसने का प्रयास करे। इस बिंदु से आगे रे और केंजी दूसरे कमरे में चले जाते हैं स्वयं की रक्षा के लिए। उनके बैठक स्थल से एक अन्य ज़ॉम्बी के साथ व्हील चेयर पर बैठे हुए। इस समय हंटर का पूरा दल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं खुद को बचाने के लिए। वह लड़का उस मरे हुए व्यक्ति को अपनी पत्नी दे देता है और पुलिस एजेंसी का दौरा करता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। उसने एक गंभीर गलती की। जब हंटर उससे पूछताछ करता है, फिर उसने हंटर के प्रति अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए वह पुलिसकर्मी से हथियार मांगता है। हालांकि पुलिसकर्मी ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस क्रोध में वह एक पुलिसकर्मी की हत्या करता है। इसके अतिरिक्त इससे पहले कि वह किसी और की हत्या कर दे, हंटर उसकी हत्या करने के लिए कुछ का उपयोग करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उन्होंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही हंटर का साथी भी इस स्रोत से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है। हालांकि वह किसी अन्य शहर से संपर्क नहीं कर पा रहा है। यहाँ हंटर स्वयं पुलिस कंप्यूटर तक पहुँचता है और उसके बाद वह उस जहाज के बारे में सीखता है जो कुछ भी उसने समुद्र में देखा। उस नाव का स्वामित्व एक दवा कंपनी के पास था। इसकी स्थिति भी ऐसी ही थी कि कचरा समुद्र में फेंक दिया गया था। इससे पहले कि कोई अतिरिक्त जानकारी सामने आए और अपने लिए हथियार ले लेते हैं और यहाँ से चले जाओ। जब वह आदमी उनसे पूछता रहता है, कृपया मुझे खोलो। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, वे बाहर आ जाते हैं। वे पुलिस की ढाल का उपयोग करते हैं ताकि लाशों को एक दूसरे से दूर रखा जा सके। हंटर अगले नंबर पर आता है। वह मरे हुओं पर गोलियां चलाता है। हालांकि हंटर ने कुछ नहीं किया। यहाँ वह हाथ से रॉकेट दागते हैं। इसी कारणवश लाश की पूरी जोड़ी एक साथ ध्वस्त कर दिया गया। सड़क उनके लिए ही थी। वे यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि वे अनजान हैं। ये घटना बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी की मौत के बाद घटी है। कुछ भी खतरे में नहीं है। ज़ॉम्बीज़ की एक और विशाल सुनामी इस शहर की ओर जा रहा है। सैम और उसके दोस्त वापस आ गए हैं। वे लाश से दूर भागने में कामयाब रहे और अपने क्लब से चले गए। अनेक लाशें उनका पीछा कर रही थीं। उनसे दूर जाने के लिए एक मॉल ही गंतव्य था। यहाँ वे बदकिस्मत थे। लाश की बड़ी संख्या के कारण उनसे मुलाकात की। उनसे जूझते हुए वे उन्हें जीवित रखते हैं और फिर प्रस्थान करें। अब हालांकि अनेक लाशें उनके पीछे पड़ी थीं। वे एक अनोखे बिंदु पर पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने अपनी बहन की वैन खड़ी की थी। वे वैन का दरवाजा खटखटाते हैं और अपने आप को वैन के अंदर छुपा लो। जब संगीतकार प्रदर्शन कर रहा हो, वैन में कौन आराम कर रहा था, वह नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। वह बहुत आनंद उठाता है। जिस क्षण वह उभरता है, वह भयभीत हो जाता है। उसके पास बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। उनमें से एक या दो को वह मार डालता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने ज़ॉम्बीज़ को मारता है। उस पर ज़ॉम्बीज़ द्वारा हमला किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसकी हत्या भी कर दी जाती है। सैम और उनकी टीम, हम इस वैन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ से चले जाओ। हालांकि यहाँ भी उनका भाग्य खराब था। वैन की खराबी के कारण यहाँ सैम का दोस्त है। वह समूह से अलग हो गया था। उसे जंगल में दौड़ते हुए देखा जा सकता है। उसके पीछे 2 लाशें मौजूद थीं। दूरी पर उसे एक घर दिखाई देता है जिस ओर वह दौड़ना शुरू कर देती है। घर का मालिक
सीसीटीवी के जरिए लड़की की एक झलक देखी गई थी। वह भी वही व्यक्ति है। नीली रोशनी किसकी नजर में थी? सागर से उभरता हुआ। फिल्म के शुरुआती दृश्य में उसने एक ज़ॉम्बी को भी बांधा था अपने कक्ष में। जैसे वह इसका प्रयोग कर रहा था, यह व्यक्ति दरवाजा खोलने से पहले लड़की को वह कहती है, पहले मुझे विश्वास दिलाओ कि वायरस आपको संक्रमित न कर दे। जैसे ही लड़की एहसान वापस करता है और उसे मना लेता है, उन्होंने तुरंत ऐसा किया। दरवाजा खुला है, साथ ही लड़की भी घर में प्रवेश करता है। वह यहाँ है। रेडियो का अनुरोध करता है और अपने पिता से संपर्क करती है, जो कोई और नहीं बल्कि है शिकारी का साथी इकोने। उससे बात करता है, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ रहूंगा, तुम वहीं रहो। अब हंटर और सैम सबसे पहले मॉल जाए, जिन्होंने पहले भी ऐसा किया था। सैम, हंटर की बेटी फंस गई। सैम एक मित्र के साथ जिसके हाथ में क्षति पहुंची है और इसके परिणाम स्वरूप सैम आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। यह लड़का सैम, वह कहती है, ये सभी लाशें मेरे द्वारा विचलित की जाती हैं, तुम यह स्थान छोड़ दो, तुम्हें अपनी जान बख्श देनी चाहिए। जैसे ही वह यह कहता है, वह इस वैन से बाहर निकलता है खिड़की के माध्यम से और वैन की छत पर चढ़ जाता है। गाते समय वह ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका देता है। असम सफलता प्राप्त होती है। वाहन से बाहर निकलते समय इकोने और हंटर भी आगे आए। इकोने अपनी बंदूक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक ज़ॉम्बी को गोली मारता है, उसका पीछा करते हुए। तब सैम उसके कान में रहता है और यह जगह, वो लड़का उसे बचाने के लिए लाश के हाथों मर जाता है। सैम के बचाव के बाद उनका दूसरा उद्देश्य केंजी थी, अर्थ सैम की माँ को जीवित रखने के लिए, जिससे वे नहीं जानते थे जब ये लोग चिकित्सा सुविधा पर जाएं। वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब सैम अस्पताल के ऑडियो उपकरण का उपयोग करता है अपनी माँ को सूचित करने के लिए कि वे यहाँ आ गए हैं, उसे जीवित रखने के लिए। साथ ही स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि भी हर ज़ॉम्बी को आकर्षित करता है, जिससे इकोने हंटर भी झगड़ा करना। यहीं स्पीकर के तार के माध्यम से बाहर से लाश सैम को घसीटना शुरू कर दिया। बाहर वे और यहाँ तक कि दरवाजा भी क्षतिग्रस्त कर दिया सैम पर हमला करने के लिए। हालांकि सैम खुद को बचाने के लिए 2 ब्लेड के साथ वह ज़ॉम्बी मारा गया। 2 ब्लेड के साथ सैम, 2 ब्लेड के साथ वह ज़ॉम्बी मारा गया। अंतरिक्ष से उभरता है जहाँ उसके पिता थे। प्राथमिक स्विच का उपयोग करना 2 तारों को हटाता है। यह वह जगह है जहाँ सभी लाशें स्थित हैं, जबकि पीसना जारी है। वह 1 से शुरू करता है, किसी और को तीसरे ज़ॉम्बी के लिए प्रत्येक ज़ॉम्बी हत्या कर दी जाती है। और अंत में अब हम यहाँ हैं, केंजी, रॉबिन भी स्थित हैं। सैम बहुत खुश हुआ अपनी माँ को देखने के लिए और ये लोग, हमारा इरादा इस स्थान से प्रस्थान करने का है। अगला केंजी, अर्थ चिकित्सक, वह इन लोगों को देखती है। तब लाश किस रंग की थी में विकसित हो गया है। उसने सोचा, पहली बात तो ये है कि लाश निश्चित रूप से प्रयोगों में इस्तेमाल किया गया है। आखिरकार ये लोग अस्पताल छोड़ दो कहाँ, वे एक दूसरे को जानने लगे। वहाँ 2 और लाशें हैं। जब तक वह उन दोनों से झगड़ता है और उनमें से हर एक वाहन में बैठ जाओ और यहाँ से चले जाओ। उनका 8वां उद्देश्य टोनी को जीवित रखना था। कौन था उस अजीब आदमी के घर पर? अभी हम देखते हैं। वह अकॉनी, उसका हाथ खरोंच गया था और इसी कारण से दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी अकॉनी संपर्क करने की कोशिश करता है इस आदमी का परिवार औपचारिक रूप से, फिर भी यद्यपि वह किसी से संपर्क नहीं कर सका। यह आदमी कहता है, जिस तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया अनेक स्थान, परंतु कोई नहीं हमसे संपर्क कर रहा है और कोई नहीं यहाँ आने वाला है हमें बचाने के लिए। अभी तक 2 बड़े लाश अपने रास्ते पर थे और कोई नहीं यह जानता था, और कोई नहीं अपने रास्ते पर था उन्हें बचाने के लिए। इस प्रकार हाँ, वहाँ है एक कथा। वह अकॉनी, उसका हाथ खरोंच गया था और इसी कारण से दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक ज़ॉम्बी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी अकॉनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक
झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, यह तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो केवल एक खरोंच है। अभी हम देखते हैं दूसरा आदमी। अखौनी को याद दिलाया गया कि यह काटने एक झोंबी से नहीं है, ये तो बस एक खरोंच है।